हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। मैं राजेंद्र सिंह चौहान चौहान एकेडमी खंडवा से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, 11th अकाउंटेंसी में हम थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं, लेन देनों का अभिलेखन भाग 1, क्योंकि इसके 2 चैप्टर हैं। तो इसमें पहला वाला पार्ट हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने कल की क्लास में देखा था लेखांकन के जो स्रोत है, लेखांकन के मतलब स्रोत प्रलेख है। भाई, अकाउंटिंग के अंतर्गत जो भी लेखे लिखे जाते हैं उन लेखों को लिखने के लिए कुछ सबूत होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रमाणक या अंग्रेजी में बोलते हैं वाउचर। तो वाउचर के बारे में कल हमने बात करी थी। आज की जो क्लास है उस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लेखांकन समीकरण के बारे में, अकाउंटिंग इक्वेशन। बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण है और ये अकाउंटिंग का पूरा बेस है। मतलब ये समीकरण का मतलब हम आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि भाई 2 पार्ट होते हैं, LHS बराबर RHS। ठीक है, तो इसी प्रकार से अकाउंटिंग में भी एक समीकरण है जिसमें LHS में कुछ मदें रहती है, RHS में कुछ मदें रहती है, जिनको हमें हमेशा इक्वल रखना है, बराबर रखना है। जैसे तराजू का जो 2 पलड़े होते हैं वो दोनों हमेशा बराबर होना होना चाहिए। इसी प्रकार से अकाउंटिंग में भी 2 चीजें होती है, एक होती है असेट्स और एक होती है लाइबिलिटीज, मतलब संपत्तियां और दायित्व, ये दोनों बराबर बराबर चलते हैं। तो उसको कैसे बनाया जाता है, वो समीकरण कौन सा है, उसके बारे में आज हम देखने वाले। देखो, लेखांकन समीकरण क्या है, सबसे पहले तो हम उसके बारे में समझ लेते हैं। तो लेखांकन समीकरण लेखा पुस्तकों में नाम व जमा पक्षों के संतुलन पर आधारित है। तो जब भी हम अभी आगे खाता बनाएंगे तो हर एक खाते के 2 पक्ष होते हैं, एक नाम और दूसरा जमा, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। जैसे आप लोगों ने बैंक अकाउंट आपका है, हम सभी का बैंक में खाता है, तो उसके भी 2 पक्ष हैं, एक नाम और दूसरा जमा। अब आपकी पासबुक देखना, उस पासबुक में जो एंट्री आप कराते हो तो वहां पर आपको 2 कॉलम मिलेंगे, अमाउंट के लिए 2 कॉलम मिलेंगे, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, या डेबिट उसको हिंदी में बोलते हैं नाम और जमा। जब आप पैसा जमा करते हो तो क्रेडिट होता है और जब आप पैसा निकालते हो तो डेबिट होता है। इसका मतलब कि हर एक खाते के 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। यहाँ पर भी जो लेखांकन समीकरण है उसके 2 नाम और जमा, ये दोनों के संतुलन पर आधारित है, मतलब दोनों का संतुलन बराबर होना चाहिए। इसके अनुसार व्यवसाय कुल संपत्तियों का योग सदैव उसकी दायित्वों और स्वामी की पूंजी के योग के बराबर होना चाहिए। व्यवसाय में जितनी संपत्तियां हैं, वो मान लो 50,000 है, तो वो एक पक्ष में होगी और दूसरे पक्ष में क्या होगा, तो दायित्व और पूंजी होगी। तो दायित्व और पूंजी मिला के वो भी 50,000 होना चाहिए और दूसरे साइड में संपत्तियां भी 50,000 होना चाहिए। जब इस संबंध को एक समीकरण का रूप दिया जाता है तो उसे ही हम कहा जाता है लेखांकन समीकरण। जैसे यहाँ दिया है संपत्तियां बराबर, ये बराबर का चिन्ह है, उसके सामने देयताएं प्लस पूंजी, मतलब असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब संपत्ति और दायित्व इन दोनों को, मान लो कि उसकी जो पूंजी है वो पूंजी है 50,000 रुपए की और उसके दायित्व है 20,000 रुपए के। ठीक है, तो टोटल उसकी जो संपत्ति होगी वो कितनी हो जाएगी, 70,000 रुपए। वो 70,000 की संपत्ति होगी उसकी। ये दोनों भी 70 और ये भी 70, तभी तो समीकरण LHS बराबर RHS होगा। एनी कंडीशन, किसी भी स्थिति में ये दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों आपस में कम नहीं होगा एक भी पक्ष। इस समीकरण को निम्न अन्य रूपों में भी दर्शाया जा सकता है कि संपत्ति में से दायित्व को जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगी, पूंजी निकल आएगी। संपत्तियों में से पूंजी को घटाएंगे तो दायित्व निकल आएगा, उसको इधर उधर बिठाने पर वो निकल आएगा। क्योंकि लेखांकन समीकरण तुलन पत्र के विभिन्न घटकों के परस्पर मूलभूत संबंध को प्रदर्शित करता है। तुलन पत्र, अब यहाँ पर एक नया शब्द आ गया, तुलन पत्र। तुलन पत्र मीन्स बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब, तुलन पत्र का मतलब होता है जैसे जो तराजू होता है ना, तो वो दोनों पक्षों को बराबर रखता है। इसी प्रकार से तुलन पत्र यहाँ पर होता है, बैलेंस शीट होता है। तो बैलेंस शीट मतलब चिट्ठा, ये सबसे लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके भी 2 पक्ष होते हैं, एक संपत्ति और दायित्व, इसलिए इसे तुलन पत्र समीकरण भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है कि तुलन पत्र व्यवसाय की संपत्तियों, देयताओं और पूंजी का विवरण है। चिट्ठा मतलब तुलन पत्र, और ये किसका विवरण बताता है, फर्म में, कंपनी में, व्यवसाय में जितनी संपत्तियां हैं, दायित्व हैं, पूंजी है, उसका पूरा विवरण बताता है। किसी भी दिए हुए समय बिंदु पर यह आवश्यक है कि व्यवसाय की संपत्तियों का मूल्य उसके वित्तीय स्रोतों की दावेदारियों के बराबर हो। बाह्य देनदार व स्वामी व्यवसाय को चलाने के लिए धन उपलब्ध कराते हैं। अब यहाँ पर
हम उसको थोड़ा डिटेल में न पढ़ते हुए थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक उदाहरण से बताता हूँ। इसे रोहित है, रोहित ने 5 लाख रुपए की पूंजी से एक व्यवसाय आरंभ किया। एक रोहित नाम, मान लो आप खुद एक रोहित हो, व्यापारी हो, और आपने 5 लाख रुपए की पूंजी से क्या किया, एक व्यवसाय शुरू किया। उसमें कितना पैसा लगाया आपने, 5 लाख रुपए लगाया। अब लेखांकन के दृष्टिकोण से व्यावसायिक इकाई के पास, अब यहाँ पर व्यावसायिक इकाई के पास वित्तीय स्रोत के रूप में 5 लाख रुपए की नगद रोकड़ है। व्यापार में कितना पैसा है, नगद 5 लाख रुपए है, और वो किस रूप में आया, व्यापार में पूंजी के रूप में आया। अर्थात रोहित जो व्यवसाय का स्वामी है, उसकी पूंजी के रूप में व्यवसायिक इकाई के पास 5 लाख रुपए के स्रोत है। इस प्रकार से व्यवसाय में दो चीजें आ गई, एक आ गई, क्या आ गई, पूंजी आ गई। उसने जो व्यवसाय शुरू किया तो व्यवसाय के अंदर एक क्या आया, पूंजी आई, और रोकड़ आई। आप बोलोगे कि दो तो आया नहीं, एक ही आया। व्यापारी ने व्यापार में, रोहित जो व्यापारी है उसने व्यापार में 5 लाख रुपए लगाए। तो ये यहाँ पर जो हमने व्यावसायिक इकाई का सिद्धांत पढ़ा था, व्यावसायिक इकाई का सिद्धांत, इसीलिए तो जो सेकंड चैप्टर है उसका वीडियो जरूर देख लेना। व्यावसायिक इकाई का सिद्धांत हमने पढ़ा था, उस इस सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय अलग और व्यवसायी अलग, मतलब दुकान अलग और दुकानदार अलग। मान लो आपके घर किराना दुकान है, तो दुकान अलग और दुकानदार अलग। भाई दुकान में जितना भी पैसा लगाया जाएगा वो पूंजी होगी, वो किसने दी, दुकानदार ने दी। तो दुकान का हिसाब किताब अलग लगाया रखा जाएगा, घर का हिसाब किताब अलग रखा जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर व्यवसाय अलग है और व्यवसायी अलग है। अब इस व्यवसायी ने क्या किया, इस व्यवसायी ने इसको 5 लाख रुपए दिए। अब यहाँ पर पृथक अस्तित्व की अवधारणा या व्यवसायिक इकाई के सिद्धांत के अनुसार जो व्यापार अलग होता है और व्यापारी अलग, मतलब ये यदि एक व्यक्ति है, जो व्यवसायी है वो तो एक व्यक्ति है ही, लेकिन इसको भी क्या माना गया है, इसको भी एक व्यक्ति माना गया है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को 5 लाख रुपए दिए, तो इसको यदि व्यवसाय नाम के व्यक्ति को 5 लाख रुपए दिए, किसने दिए, इस व्यवसायी नाम के व्यक्ति ने उसको 5 लाख दिए, तो एक व्यक्ति दूसरे को देगा। इसके मतलब कि ये जो पूंजी है, ये जो कैपिटल है, ये इसके लिए क्या होगी, दायित्व होगी। ये क्या होगी, दायित्व होगी। और ये जो पैसा है पूंजी का, जो 5 लाख रुपए व्यापार में किस रूप में आया, कैश के रूप में आया, नगद के रूप में आ गया, रोकड़ के रूप में आया, और इसलिए ये क्या है, ये कहलाता है दायित्व और ये कहलाती है संपत्ति। ये कहलाती है संपत्ति। अब दूसरे उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो आप बैंक में गए, आपको एक व्यवसाय करना है, ठीक है। तो व्यवसाय शुरू करने के लिए आपने बैंक से लोन लिया, 50,000 रुपए का आपने लोन लिया। तो आपके पास क्या आया, अब बताओ। मतलब यहाँ पर यदि मैं आपको बताऊं कि संपत्ति क्या है, जैसे आपने बैंक से लोन लेकर, यहाँ तो चलो हम बताते हैं कि उसके पास 5 लाख रुपए थे, लेकिन आपने बैंक से लोन लिया, तो दो बातें हो गई यहाँ पर। एक हो गया बैंक का लोन, ये क्या है, आपके लिए दायित्व है। आपने लोन लिया है, तो मान लो 50,000 रुपए का आपने लोन लिया, तो ये क्या है, ये एक दायित्व है। क्यों, दायित्व का मतलब कि एक दिन ये 50,000 रुपए आपको लौटाना है। फिर ये जो लोन आपको 50,000 रुपए मिला, ये किस रूप में मिला, आपके अकाउंट में आ गया। किस रूप में आ गया, कैश के रूप में आ गया। अब ये कैश के रूप में आ गया 50,000 रुपए आपके अकाउंट में, ये क्या है, ये है आपकी संपत्ति हो गई। ये आपके खाते में 50,000 रुपए आ गया, ये आपकी संपत्ति है, लेकिन ये उधार है, मतलब ये आपके लिए लाइबिलिटीज भी है, ये आपको एक दिन लौटाना भी है। इसका मतलब कि जो हमारा समीकरण था, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो आपके पास असेट्स के रूप में क्या आ गया, कैश आ गया, कितना, 50,000 रुपए का, और लाइबिलिटीज के रूप में आपके पास बैंक का लोन आ गया, कितने रुपए का, 50,000 का। मतलब ये दोनों पक्ष आपके क्या हो गए, बराबर हो गए।
आपकी संपत्ति 50,000 आपके पास कैश है बैंक में और 50,000 का लोन भी है, दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। मान लो 5 लाख रुपए से आपने व्यापार शुरू किया, तो कैपिटल आपकी कितनी है, 5 लाख रुपए का कैपिटल आया। कैपिटल भी मतलब पूंजी दायित्व मानी जाती, क्योंकि अभी मैंने बताया कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसा देता है तो वो एक प्रकार से दायित्व होता है। इसी प्रकार से व्यापारी ने व्यापार में 5 लाख रुपए लगाए तो व्यापार के लिए वो क्या है, दायित्व है। और ये 5 लाख रुपए व्यापार में किस रूप में आए, वो आ गए कैश के रूप में आ गए। तो दोनों पक्ष, इधर भी एंट्री हुई इधर भी एंट्री हुई। तो व्यापार के जो दोनों पक्ष है, मतलब जो समीकरण के दोनों पक्ष है LHS बराबर RHS, ये दोनों हमेशा एनी कंडीशन, हर स्थिति में मतलब दो पक्षों के ऊपर प्रभाव होता है। ये जो समीकरण होता है, इस समीकरण को आप समझ सकते हो। जैसे मैं आपको बता दूं, संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, ठीक है, ये समीकरण है। तो या तो संपत्ति बढ़ेगी तो दायित्व बढ़ेगा, संपत्ति कम होगी तो दायित्व कम होगा, या फिर एक संपत्ति बढ़ेगी और एक संपत्ति कम हो जाएगी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर एक दायित्व बढ़ेगा और एक दायित्व कम हो जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब ये जो तीनों कंडीशन बताई, ये तीनों कंडीशन में क्या होगा, संपत्ति बढ़ेगी और इधर क्या बढ़ जाएगी, पूंजी बढ़ जाएगी। ठीक है, चार कंडीशन हो गई। अब ये चार कंडीशन आप याद कर लो। संपत्ति बढ़ेगी तो दायित्व भी बढ़ेगा, संपत्ति कम होगी तो दायित्व भी कम होगा, ये दोनों नहीं होगा, एक संपत्ति बढ़ जाएगी और एक संपत्ति कम हो जाएगी तो भी दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, या ये नहीं होगा तो एक दायित्व बढ़ेगा तो दूसरा दायित्व कम हो जाएगा। भाई दोनों पक्षों पे प्रभाव होगा तो ये दो के अनुसार दो पक्ष पे प्रभाव होगा। और यदि मान लो एक ही पलड़े में फर्क पड़ रहा है, संपत्ति में ही यदि परिवर्तन, इधर दायित्व तरफ कोई एंट्री नहीं हो रही, तो एक संपत्ति बढ़ जाएगी दूसरी कम हो जाएगी। मान लो 5,000 रुपये बढ़ गए और 5,000 कम हो गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसी प्रकार से यदि एक ही पक्ष में प्रभाव हो रहा है तो दायित्व बढ़ जाएगा, दायित्व कम हो जाएगा, एक दायित्व बढ़ेगा दूसरा दायित्व कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये जो चार कंडीशन है, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये 1 2 3 और 4 लेखांकन समीकरण में बस ये चार पर ही प्रभाव पड़ता है। ये चार आपको ध्यान रहेगा तो आप लेखांकन समीकरण परफेक्ट तरीके से कर लोगे। अब हम इसके जो सवाल है, ठीक है, एक आधा सवाल हम उसके देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, एक सवाल दिया है, निम्नलिखित व्यवहारों के आधार पर लेखांकन समीकरण विकसित कीजिए। अब लेखांकन व्यवहार क्या दिया है, मुकेश ने रोकड़ से व्यवसाय प्रारंभ किया, 50,000 रुपए, सॉरी 5 लाख से उसने व्यापार शुरू किया और फर्नीचर नगद खरीदा 5,000 रुपए का। अब यहाँ पर पहला जो ट्रांजैक्शन है, उस पहले ट्रांजैक्शन में क्या फर्क पड़ रहा है उसको, तो पहले ट्रांजैक्शन में उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, व्यापार में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, आपको ये देखना है। मतलब कौन दो पक्ष के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, दो है ना, तो संपत्ति और दायित्व। अब यहाँ पर देखो, मुकेश ने रोकड़ से व्यवसाय प्रारंभ किया 5 लाख, तो दो पक्ष कौन कौन से हो गए, एक तो रोकड़ और दूसरा क्या हो गया, पूंजी। ये आपको ध्यान रखना है ना। ये आप भले से एक रफ पहले बना लेना, तो आप एक बनाओगे यहाँ पर, जैसे मान लो आपने लिखा संपत्ति, मैं आपको समीकरण ही बना देता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। लेखांकन समीकरण, ठीक, यहाँ लिखा हमने अकाउंटिंग इक्वेशन। अब यहाँ हमने लिखा पर्टिकुलर, मतलब
यहाँ आ जाएगा विवरण। जो भी ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। अब यहाँ पर दो पक्ष होते हैं, एक इधर क्या रहेगा असेट्स और इधर क्या रहेगा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हो गया हमारा समीकरण। अब एक लाइन और खींच लेते हैं, जहां पर हम इन संपत्तियों और दायित्वों को क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हुआ, मुकेश ने रोकड़ से व्यवसाय प्रारंभ किया। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, यहां लिखो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, रोकड़ से व्यवसाय प्रारंभ किया। अब व्यापार में क्या आई, असेट्स में संपत्ति में क्या आई, रोकड़ आई। कितने रुपए की, 5 लाख रुपए की। अब ये रोकड़ किस रूप में आई है, तो ये रोकड़ आई है पूंजी के रूप में आई है। ये रोकड़ किस रूप में आई है, पूंजी के रूप में। तो यहां पर हमने लिख दिया 5 लाख रुपए पूंजी। हो गए दोनों पक्ष बराबर, असेट्स भी 5 लाख और पूंजी भी 5 लाख। दूसरा, उसने फर्नीचर नगद खरीदा, अपने व्यापार के लिए फर्नीचर नगद खरीदेगा। 5 लाख रुपए की पूंजी पैसा है उसके पास, तो उसने फर्नीचर नगद खरीदा। फर्नीचर आया और रोकड़ गई। अब यहाँ पर एक संपत्ति बढ़ रही है और एक संपत्ति कम हो रही है। फर्नीचर भी संपत्ति है, रोकड़ भी संपत्ति है। फर्नीचर नाम की संपत्ति बढ़ रही है और रोकड़ नाम की संपत्ति कम हो रही है। तो यहाँ पर असेट्स साइड में ही उसका प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर परचेस, फर्नीचर खरीदा गया। कितने का खरीदा गया, 5,000 का। मतलब कैश 5,000 रुपए से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो उसके पास 5 लाख में से 5,000 का फर्नीचर खरीदा, तो 5,000 रुपए नगद चला गया। ये रोकड़ खरीदा ना नगद, तो 5,000 रुपए गया, 5,000 कैश कम हो गया। अब यहाँ पर क्या आया, फर्नीचर नाम की संपत्ति बढ़ गई। मतलब उसकी जो संपत्ति है प्लस हो गई 5,000 की। एक संपत्ति कम हो गई, एक संपत्ति बढ़ गई। तो यदि आप न्यू इक्वेशन बनाने जाओगे यहाँ पर, तो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिखो न्यू इक्वेशन। नया समीकरण क्या बन गया, 5 लाख में से 5,000 गया, 4,95,000। फर्नीचर हो गया 5,000 का। और इधर लायबिलिटीज में तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं प्रभाव पड़ा। और यहाँ पर क्या आ गया, ये 0 और प्लस 5 लाख बराबर। ये 4,95,000 और 5,000 दोनों हो गया 5 लाख, और ये भी हो गया 5 लाख। ये हो गया हमारा सवाल कंप्लीट। ठीक है, इस प्रकार से एक छोटा सा सवाल हमने किया अकाउंटिंग इक्वेशन का। कल की क्लास में हम आगे का सवाल देखेंगे और उसी आधार पर और आगे के जो ट्रांजैक्शन है उनको हम करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।